ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं दैट इज आर एनवायरनमेंट। क्लास 10th का चैप्टर है आर एनवायरनमेंट। ठीक, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप क्लास 3rd से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या होता है, एनिमल्स क्या है, प्लांट्स क्या है, स्पीशीज क्या है, ठीक है, और एनवायरनमेंट के बाकी सारे कंपोनेंट्स, तो बस उसी का एक एक्सटेंशन है यहाँ पे। ठीक, हम सबसे पहले अगर बात करें एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है ये बताएं। एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? So living and non-living things also are लिविंग एंड non-living things. नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। गुड। और कुछ? और कुछ भी? और कुछ भी होता है एनवायरनमेंट में? लिविंग थिंग्स हो गई, नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, इसके अलावा और भी कुछ होता है? गैसेस, एटमॉस्फेयर, वायरस, डिकम्पोजर्स। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के अलावा जो मेन कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का वो क्या है? इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन। इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स और ये दोनों किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, यही पूरा क्या है, एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज क्या है, पहला टॉपिक हमारा क्या है, इफेक्ट्स ऑफ एडिंग वेस्ट टू द एनवायरनमेंट। तो अगर हम वेस्ट की बात करें, अगर हम वेस्ट की बात करें, एनवायरनमेंट में जो हम वेस्ट ऐड करते हैं, तो वेस्ट दो तरीके का होता है। ठीक है, एक तो होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में डिफरेंस क्या है बताएं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकम्पोज हो सकता है लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं हो सकता डिकम्पोज। गुड, वेरी गुड। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो है जो डीकम्पोज हो जाता है, ठीक है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, जो डीकम्पोज नहीं होता है। ठीक, ये जो प्रोसेस है डीकम्पोजिशन का, जो प्रोसेस है, ये कौन करता है? माइक्रोऑर्गेनिज्म। Microorganism. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। किस तरीके से डीकम्पोजिशन किया जाता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का? प्रॉपर तरीका क्या है? So by converting it into harmless substances. अच्छा, और कुछ? मैन्योर में कन्वर्ट। गुड, वेरी गुड। ठीक है, मैन्योर बनाना या कंपोस्ट बनाना बेसिकली। ठीक, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या क्या, कौन कौन से तरीके के वेस्ट आ जाते हैं? बताएं भी, कौन कौन से तरीके के वेस्ट जो है, टाइप्स ऑफ वेस्ट को हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कह सकते हैं? प्लांट वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो सब बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे अभी बताया, प्लांट्स, ठीक, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, सीरियल्स, कॉटन, जूट, वूल, वुड, लेदर, पेपर, एनिमल डंग, एनिमल बोन्स, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ये सब ऑर्गेनिक वेस्ट है, सब ऑर्गेनिक मटेरियल का बना हुआ है। अच्छा, लेदर बायोडिग्रेडेबल कैसे है? एनिमल स्किन है। Animal product. गुड, गुड। लेदर क्या है, एक एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है, एनिमल्स की स्किन से लेदर बनाई जाती है। ठीक, अच्छा, एनिमल की जो स्किन होती है, एनिमल की जो स्किन होती है, इसको एक प्रोसेस के थ्रू लेदर में कन्वर्ट किया जाता है, और ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? बताएं अभी, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? टैनिंग। शीप में होता है।
टैनिंग, ठीक है। तो एनिमल स्किन को टैन किया जाता है और उसको कुछ केमिकल्स होते हैं उससे उसको एक्सपोज किया जाता है, उसमें टैनिंग होती है, ठीक है। फिर उसको सुखाया जाता है सनलाइट में और फिर उसके बाद वो लेदर में कन्वर्ट हो जाती है एनिमल स्किन, ठीक है। तो बेसिकली लेदर जो है वो है क्या, अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट, ठीक। तो इस तरीके के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। अगर हम इसको सॉइल में मिक्स कर दें तो फिर ये सॉइल में कुछ टाइम बाद कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तरीका क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है वेस्ट को बायोडिग्रेड करने का, क्या प्रोसेस है कि जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, उसको एक ग्राउंड में एक पिट बनाई जाती है, ठीक है, ग्राउंड में एक पिट बनाई जाती है, ठीक है, गड्ढा किया जाता है और फिर उसमें सारा ऑर्गेनिक वेस्ट डंप कर दिया जाता है, ठीक है, सारा ऑर्गेनिक वेस्ट उसमें डंप कर दिया जाता है और फिर उसके बाद उसमें ऊपर से सॉइल डाल दी जाती है और कुछ उसमें हम कह सकते हैं, या तो अगर ज्यादा फास्ट हमको करवाना है तो उसमें हम माइक्रोब्स डाल सकते हैं, नहीं तो फिर उसमें पानी डाल दिया जाता है थोड़ा सा मॉइस्चर के लिए, ठीक है, और उसको छोड़ दिया जाता है। कुछ टाइम बाद वो सारा जितना वेस्ट आपने डाला है इसमें वो सब किस में कन्वर्ट हो जाता है, सारा वेस्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉइल में। और ये जो सॉइल होती है फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मेन्योर, मेन्योर, मेन्योर बन जाता है ये, ठीक। बेसिकली ये बनता क्या है, ये कंपोस्ट बनता है, ठीक। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग, ठीक। और ये जो सॉइल बनती है इसको हम कंपोस्ट कहते हैं। इसी सॉइल को हम मेन्योर भी कह सकते हैं, मेन्योर भी कह सकते हैं। कब, जब कुछ स्पेसिफिक वेस्ट को डिग्रेड करके उसको कंपोस्ट बनाया जाए, तब उस केस में जो कंपोस्ट बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, मेन्योर। वो कैसा वेस्ट होगा, वो होगा प्लांट वेस्ट, ठीक, प्लांट वेस्ट या फिर एनिमल वेस्ट, और फिर उसको हम क्या कहेंगे, मेन्योर। और वो जो मेन्योर होगा वो न्यूट्रिएंट रिच होगा, ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच होगा और फिर काफी फायदेमंद होगा। वो किसके लिए, प्लांट्स के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। प्लांट्स के लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए बेसिकली, ठीक है, प्लांट ग्रोथ के लिए। प्लांट ग्रोथ के लिए फिर उस मेन्योर को यूज किया जा सकता है, ठीक। अगर ये मेन्योर, अगर ये मेन्योर अवेलेबल नहीं है तो मेन्योर की जगह क्या सिंथेटिक प्रोडक्ट यूज किया जाता है प्लांट ग्रोथ के लिए, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर, ठीक। तो मेन्योर किस चीज का ऑल्टरनेटिव है, फर्टिलाइजर का। तो फर्टिलाइजर एक सिंथेटिक प्रोडक्ट है और मेन्योर एक नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो कंपोस्टिंग के थ्रू मेन्योर को ऑब्टेन किया जाता है। तो नेक्स्ट चीज क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, वो वेस्ट जो डिग्रेड नहीं किए जा सकते, किसके जरिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए, ठीक। इसमें क्या आ जाते हैं, इसमें जनरली आ जाते हैं केमिकल्स, केमिकल्स और केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स जो केमिकल से बने हो। एग्जाम्पल, पॉलिथीन, पॉलिथीन बैग्स, प्लास्टिक्स। प्लास्टिक के बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, पता होगा आपको, और प्लास्टिक का ही एक वेरिएंट होता है पॉलीथीन, पॉलीइथीन, ठीक। जो बैग्स बनती हैं, ठीक है, जो पॉलीथीन बैग्स बनते हैं ये किसके बनते हैं, पॉलीइथीन के, ठीक है, तो इसको पॉलीथीन कहते हैं। तो प्लास्टिक का ही एक वेरिएंट है वो। और भी बहुत तरीके के प्लास्टिक्स होते हैं, जैसे एक प्लास्टिक है बहुत कॉमन है, पीईटी, पेट। पेट प्लास्टिक किस चीज में इस्तेमाल होती है, जो पेट प्लास्टिक है, पीईटी पेट प्लास्टिक है, इसको कहां पे यूज किया जाता है, बताएं भाई। प्लास्टिक बॉटल्स बनाने में, जो प्लास्टिक बॉटल्स बनती हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं और वाटर बॉटल्स होती हैं प्लास्टिक की, वो सब पेट प्लास्टिक की बनती हैं, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप की प्लास्टिक है जो डिसॉल्व नहीं होती है, ठीक है, जो डिसॉल्व नहीं होती, वाटर सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। तो इसको इसीलिए बनाया जाता है
ताकि कई बार क्या हो कि जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो एक्सट्रीम टेम्परेचर में रखी जाती हैं, ठीक है, एक्सट्रीम कोल्ड है, या फिर पता चला कि कहीं अगर आपने कोई धूप में कोल्ड ड्रिंक रख दी है तो ऐसा ना हो कि उसकी प्लास्टिक घुल के उसकी कोल्ड ड्रिंक में मिल जाए वो, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके की प्लास्टिक बॉटल्स बनाई जाती हैं जिसकी प्लास्टिक जो है वो क्या हो, वाटर सॉल्युबल ना हो, ठीक है। देन सिंथेटिक फाइबर्स, सही गुड प्लास्टिक होती है। हाँ कह सकते हैं, एसिड प्लास्टिक की बोतल से रखे जाते हैं ना। बट जो हम एक्चुअल में बात करें, ठीक है, तो काफी जगह पे लेबल होता है पेट प्लास्टिक का, बट वो होती नहीं है पेट प्लास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स, क्या है? पॉलीइथाइलिन ट्राइग्लिसराइड है मेरे ख्याल से, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड है, आई डोंट नो, ट्राइग्लिसराइड है ये, ठीक, फुल फॉर्म है। पीवीसी भी प्लास्टिक होता है क्या? हाँ, एक पीवीसी प्लास्टिक है, पीवीसी प्लास्टिक है, और पीवीसी प्लास्टिक को कहाँ पे यूज किया जाता है, पाइप्स में। गुड, वेरी गुड, पाइप्स बनाने में। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। गुड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक, पॉलीविनाइल क्लोराइड। देन उसके बाद और भी काफी तरीके की प्लास्टिक्स होती हैं, ठीक है, वो अलग अलग हम कह सकते हैं पर्पस के लिए अलग अलग प्लास्टिक्स यूज होती हैं, ठीक है। जैसे एक होती है फाइबर, ठीक है, फाइबर आपने नाम सुना होगा, ठीक है, फाइबर बेसिकली फाइबर ग्लास, नाम सुना होगा ये, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा जो बसेस में विंडोज होती हैं, ठीक है, बसेस में विंडोज हो गई या कार्स या बसेस में जो विंडोज होती हैं, और जितना भी ग्लास मटेरियल यूज किया जाता है वो ज्यादातर फाइबर ग्लास होता है, प्योर ग्लास नहीं होता वो, ठीक है। प्योर ग्लास तो सॉफ्ट होता है ना सर? हाँ, प्योर ग्लास नहीं होता वो, ठीक, फाइबर ग्लास होता है, तो उसमें भी प्लास्टिक का कुछ परसेंटेज जो है वो एडेड होता है, ठीक। नेक्स्ट ग्लास हो गया, ठीक है, ग्लास भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। देन मेटल्स, ठीक, देन सिंथेटिक रबर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, और ये सब चीजें, ये सब क्या है, केमिकल्स हैं, और इसी तरीके की जितनी सब चीजें हैं जो इन सब केमिकल से बन के मिली हैं वो सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। इसमें एक और बहुत बड़ा सेक्टर है, दैट इज कॉस्मेटिक्स, ठीक है, कॉस्मेटिक्स, ये भी सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है चीजें, ठीक। तो ये हो गए वेस्ट के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, ठीक। अच्छा, कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं, जैसे अगर हम मेटल्स की बात करें, मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल्स जो है हम कह सकते हैं कि डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है, डिग्रेड हो जाते हैं, बट इशू क्या है, इशू ये है कि मेटल्स को डिग्रेड होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, सालों का टाइम लगता है। तो क्योंकि इसमें इतना ज्यादा टाइम लगता है इसको डिग्रेड होने में, इसीलिए इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में रखा गया, ठीक है, क्लियर है। यस सर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोसिस्टम क्या है और इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक। तो इकोसिस्टम बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट का एक हम कह सकते हैं पार्ट है, ठीक। इकोसिस्टम होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया along with all नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एंड देयर इंटरेक्शंस। जो अभी मैंने एनवायरनमेंट की बात बताई थी कि एनवायरनमेंट में क्या होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके बीच का इंटरेक्शन, ठीक। तो ये तीनों चीजें जो है नेसेसरी हैं। तो इकोसिस्टम क्या है, एक स्पेसिफिक एरिया का जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, इकोसिस्टम है, ठीक। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स, ठीक, इकोसिस्टम्स अलग अलग तरीके के हैं, वो क्या है अभी देखते हैं। ये जो टर्म इकोसिस्टम है ये किसने दी है, एक साइंटिस्ट थे, टर्सली, ठीक, इन्होंने टर्म दी है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अगर हम टाइप्स देखें तो बेसिकली दो मेजर कैटेगरीज हैं इकोसिस्टम की, एक क्या है नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचुरली हमारे अर्थ पे बना हुआ है, और एक क्या है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो हम बना सकते हैं या हम बनाते हैं, ठीक है। तो नेचुरल इकोसिस्टम में क्या आ जाती है, जो नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है, या हम कह सकते हैं नेचुरल जो एनवायरनमेंट में चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गए, डेजर्ट हो गए, ग्रासलैंड हो गए, माउंटेन्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशंस, ये सब क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम, ये सब क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम। फॉरेस्ट का अपना एक इकोसिस्टम है जहां पे फॉरेस्ट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग हम कह सकते हैं कंपोनेंट्स हैं, जैसे वहां का सॉइल, वहां का एटमॉस्फेयर,
वहां पे कितनी रेन होती है, ठीक है, वहां पे कितनी सनलाइट निकलती है। तो ये सब क्या है, और उनके बीच में उनके लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच का इंटरेक्शन, दैट इज वहां का फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट, ठीक है, वो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हो गया। डेजर्ट की अगर हम बात करें तो डेजर्ट के एनिमल्स, डेजर्ट के प्लांट्स, वहां पे किस तरीके का एनवायरनमेंट है, किस तरीके का एटमॉस्फेयर है, और एनिमल्स और प्लांट्स की क्या क्या अडेप्टेशन है वहां के एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग। तो ये क्या हो गया, डेजर्ट का इकोसिस्टम हो गया। देन अगेन ग्रासलैंड, सेम विद माउंटेन्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशंस, ठीक। ओशंस में किस तरीके के एनिमल्स हैं, किस तरीके के प्लांट्स हैं, वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से ऑक्सीजन लेते हैं, किस तरीके से फूड लेते हैं, सनलाइट वहाँ पे कितनी आती है, ठीक। तो वहाँ पे उनका अडेप्टेशन किस तरीके का है। तो ये सब क्या हो गए, ओशन के क्या हो गए, एनिमल्स और प्लांट्स, हम कह सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग बीच थिंग्स के बीच में इंटरेक्शन। तो ये क्या हो गया, ओशन का इकोसिस्टम हो गया। अब हम बात करें अगर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की, ये वो इकोसिस्टम है जो हमने क्रिएट किया है, नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। जैसे गार्डन, तो गार्डन हम बनाते हैं, ठीक है, जैसे किचन गार्डन काफी लोग बनाते हैं, तो गार्डन हम बनाते हैं, तो गार्डन में क्या है, अलग अलग हम अपने स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट के प्लांट्स हैं उनको ग्रो करवाते हैं, ठीक है। उन प्लांट्स के और उन प्लांट्स कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, वहां पे एटमॉस्फेयर कैसा है, उनके बीच में इंटरेक्शन किस तरीके का है, ये क्या हो गया, गार्डन का इकोसिस्टम हो गया। इसी तरीके से पार्क्स हो गए, ठीक है, पार्क्स हो गए, देन क्रॉप फील्ड्स हो गई, ठीक है, देन एक्वेरियम हो गए, क्रॉप फील्ड्स मतलब जैसे बेसिकली फार्म्स हो गए, देन एक्वेरियम्स हो गए, जू हो गए। ये क्या है, एक्वेरियम, जू वगैरह, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। आपने कन्फाइंड एरिया में एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, तो इकोसिस्टम के मेजरली दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो अभी हम पढ़ रहे थे, अभी तक हम पढ़ते आए हैं, दैट इज लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, बायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट्स, और नॉन लिविंग को एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये क्या है, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हमारे इकोसिस्टम के। बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें सारे लिविंग कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक। इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं एनिमल्स की, जैसे एनिमल्स प्लांट्स की, जैसे प्रोड्यूसर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स, ठीक। तो ये अलग अलग कैटेगरीज है। तो इसमें अगर हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो प्रोड्यूसर्स क्या है, प्रोड्यूसर्स क्या है, प्लांट, गुड। प्रोड्यूसर्स क्या है, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। बाकी जितने प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो इन पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। इसमें जनरली क्या आ जाते हैं, सारे ग्रीन प्लांट्स, गुड, सारे ग्रीन प्लांट्स, और एल्गी, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे एल्गी, हाँ एल्गी हो गए, और साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, गुड, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे साइनोबैक्टीरिया, यूग्लेना, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया हो गया, यूग्लेना वगैरह हो गया, ठीक। तो ये सब क्या है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपार्ट फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, which produce food by photosynthesis, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें कंज्यूमर्स की, तो कंज्यूमर्स क्या है, कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट हैं डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली इन पे डिपेंडेंट है अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए। इसमें क्या आ जाते हैं, सारे हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो ओनली प्लांट, प्लांट, ओनली प्लांट ईटिंग। हर्बीवोर्स क्या है, प्लांट ईटिंग एनिमल्स, प्लांट ईटिंग सर एनिमल्स। बताएं। सर ग्रीन प्लांट तो समझ में आ गया कि प्रोड्यूसर्स है, और जो आपने बताया बैक्टीरिया वो कैसे हो गया? वो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करे वो प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आता है, ओके, ठीक है। ठीक है।
इसके बारे में हमने डाइवर्सिटी में भी एक बार डिस्कशन किया था, ठीक है। तो हर्बीवोर्स क्या है, दे गेट देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, ठीक, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर्स पे। और इसके बाद क्या आ जाते हैं कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स के बाद क्या आ जाते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या है, वो ऑर्गेनिज्म जो हर्बीवोर्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स पे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, दे आर डिपेंडेंट इनडायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स। और फिर उसके बाद आ जाते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या है, वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और प्लांट प्लांट एनिमल दोनों पे डिपेंडेंट। हाँ प्लांट ईटिंग भी है और एनिमल ईटिंग भी है, ठीक है, प्लांट ईटिंग भी है एनिमल ईटिंग भी है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। बियर एंड मैन, हाँ बियर हो गया, मैन हो गया, क्रो ठीक है, सर। ह्यूमन हो गया। हाँ तो ये सब क्या है ओमनीवोर्स है। क्रो हो गया, ठीक, ये सब क्या है ओमनीवोर्स है। नेक्स्ट डीकंपोजर्स की अगर हम बात करें तो डीकंपोजर्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रिस्पॉन्सिबल है प्लांट्स या एनिमल वेस्ट को डीकंपोज करने के लिए, ठीक है। दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच डीकंपोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। दे डीकंपोज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो फिर क्या हो जाए सॉइल में एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है, और फिर दे आर अगेन यूज्ड बाय प्लांट्स। तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए इकोसिस्टम के। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आ जाते हैं सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, मिनरल है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, विंड है, ये सब क्या है, ये सब क्या है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इकोसिस्टम का कहना यही है कि इकोसिस्टम वो हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट है जहां पे बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स साथ में एग्जिस्ट करें और इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन हो, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स और इनके बीच का इंटरेक्शन, ये पूरा क्या है इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फूड चेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड चेन की। फूड चेन क्या है, फूड चेन क्या है, फूड चेन क्या है, एक हम कह सकते हैं फ्लो है किसका, एनर्जी का, फूड एनर्जी का, ठीक। फूड चेन इज अ फ्लो ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट एंड सो ऑन। किस तरीके से हमारे इकोसिस्टम में फूड की एनर्जी फ्लो होती है, यही क्या है फूड चेन। जैसे यहाँ पे एक बहुत सिंपल फूड चेन बता रखी है, ठीक है, डायग्राम में देख सकते हैं ग्रासेस है। तो ग्रास क्या है प्रोड्यूसर, ठीक है, ग्रास क्या है प्रोड्यूसर। ग्रास को कौन कंज्यूम करता है, एक इंसेक्ट, ठीक। उस इंसेक्ट को कौन कंज्यूम करता है, एक बर्ड, और बर्ड को किसने खा लिया, स्नेक ने, ठीक। तो ये एक क्या हो गया फ्लो ऑफ एनर्जी, किस तरीके से प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर पे एनर्जी फ्लो हुई, देन सेकेंडरी कंज्यूमर पे एंड देन टर्शरी कंज्यूमर पे, ठीक। ये सब क्या है कंज्यूमर्स है, ठीक। तो ये क्या है एक फ्लो ऑफ एनर्जी। फूड चेन की अगर हम बात करें तो दे यूजुअली स्टार्ट विद अ प्रोड्यूसर, ठीक है, एंड एंड विद अ कार्निवोर। कार्निवोर हो सकता है या ओमनीवोर हो सकता है बेसिकली। इन अ फूड चेन एन ऑर्गेनिज्म गेट्स इट्स फूड फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक। यहाँ पे अलग अलग फूड चेन के एग्जांपल्स हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे फूड ग्रास से चेन में प्रोड्यूसर है, डिकम्पोजर्स नहीं आएंगे ना? फूड चेन में डीकंपोजर नहीं आएंगे, ठीक है। डीकंपोजर एट द एंड होते हैं जब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब वो डेथ कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। ये क्रिकेट है, ये यहीं पे डेड हो जाए, यहीं पे इसकी डेथ हो जाए, ये बर्ड है यहीं पे इसकी डेथ हो जाए, ये स्नेक है यहीं पे इसकी डेथ हो जाए, ठीक है। तो ये फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं दिखाएगा फिर, ठीक है। तो फूड चेन क्या है बेसिकली एक फ्लो ऑफ एनर्जी शो करने के एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। तो कुछ फूड चेन्स यहाँ पे गिवन है, जैसे ग्रास से ग्रास फीड किया किसने, डियर ने, उसके बाद लायन ने। एक और फूड चेन है, जैसे ग्रास से ग्रास पे किसने फीड किया, इंसेक्ट ने, देन फ्रॉग ने, देन स्नेक ने। देन ग्रास पे फीड किया मॉथ ने, देन फ्रॉग ने, देन स्नेक ने, एंड देन हॉक ने,
यहाँ पे ये चीज बताने का जो मेन इंटेंशन है वो ये है कि फूड चेन में अगर आप देखें तो यहाँ पे कितने ऑर्गेनिज्म है? 3। इस वाली फूड चेन में कितने ऑर्गेनिज्म है? 4। इस वाली फूड चेन में कितने ऑर्गेनिज्म है? 5। ठीक, तो मैक्सिमम फूड चेन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं। 5 ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि इसके बाद जो है बेसिकली होता क्या है कि जो एनर्जी फ्लो होती है, एनर्जी जो फ्लो होती है ये बेसिकली क्या है? ट्रॉफिक लेवल्स। अभी इसका डिस्कशन करेंगे हम आगे। तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी फ्लो होती है उसका अमाउंट काफी कम होता है, परसेंटेज बहुत कम होती है। तो इसलिए 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल्स के बाद इतनी एनर्जी नहीं बचती कि वो किसी काम की हो। इसलिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 या 4 ट्रॉफिक लेवल्स होती हैं किसी भी फूड चेन में। ठीक, यहां पे देखें, पॉइंट देखें। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसर्स कैप्चर सोलर एनर्जी एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को यूज करते हैं और कन्वर्ट करते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में, जो कि क्या बन जाता है? फूड। ठीक, फूड चेन की अगर हम बात करें तो फूड चेन इज ऑलवेज स्ट्रेट। अब इस स्ट्रेट का क्या मतलब है ये आपको तब समझ में आएगा जब ये हम फूड वेब को देखेंगे। ठीक है, फूड वेब को देखेंगे तो फूड चेन बेसिकली क्या है? इट इज ऑलवेज स्ट्रेट। ठीक, कॉम्प्लेक्स नहीं होती फूड चेन, सिंपल होती है, स्ट्रेट होती है। मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल्स जो अभी मैं बात बता रहा था, मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल्स कितनी होती हैं? 5। किसी भी फूड चेन में मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल्स कितनी हो सकती हैं? 5। और यूजुअली कितनी होती हैं? 3 या 4। ठीक है, यूजुअली 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स होती है। ठीक, ग्रीन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो अभी जो आपको बताया मैंने ऊपर कि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और फिर किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी। ग्रीन प्लांट्स बेसिकली पूरी सोलर एनर्जी का 1 to 2% एनर्जी ही कन्वर्ट कर पाते हैं। बाकी 98 to 99% एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है। ठीक, तो 1 to 2% एनर्जी ही जो है वो कन्वर्ट हो पाती है किसमें? फूड में। उसके बाद एट ईच ट्रॉफिक लेवल 90% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट। अभी तो ये क्या है? खाली फूड बना है, सनलाइट से खाली फूड बना है। अब इसके बाद जो भी ऑर्गेनिजम्स फीड कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स पे, उनमें सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो रही है। 10% एनर्जी ही ट्रांसफरेबल होती है। ठीक है, बाकी 90% एनर्जी क्या हो रही है? लॉस हो जा रही है। ठीक है, किसमें? काफी सारे प्रोसेसेस में, जैसे रेस्पिरेशन है, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर है। ठीक, और भी बहुत सारी बॉडी की मेंटेनेंस होती है, फूड को बनाने का प्रोसेस है। ठीक है, हर चीज में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो 90% एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है। सिर्फ 10% एनर्जी होती है जो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो सपोज 100 जूल एनर्जी आई। ठीक है, 100 जूल एनर्जी आई सन से। ठीक है, सन से। और 100 जूल एनर्जी का कितनी एनर्जी हम कह सकते हैं प्लांट में जाएगी? 1%. 1%। ठीक, 1% कितना होगा? 1 joule. 1 होगा। 1 जूल। गुड। अब ये 1 जूल जो है किस में गया है? प्लांट में, फूड बनाने। प्लांट में। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा ये क्या? प्रोड्यूसर है, प्लांट। ये क्या है? प्लांट, प्रोड्यूसर है। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा जो इस पे फीड करेगा, उसकी बॉडी में कितनी एनर्जी जाएगी? इसका इसका 10%. 10%। इसका 10%। और 1 का 10% कितना होगा? 1 का 10% कितना होगा? 0.1. 0.01 0.01। 1 0.1 होगा भाई, 0.01 थोड़ी होगा। ठीक है, 1% नहीं कह रहा। 0.1 या 0.1 एक ही हुआ। 0.01 बोला था आपने, इसलिए मैं कह रहा हूँ 0.01 क्या हो जाएगा? वो तो 1% हो जाएगा। ठीक है, तो 0.1 कितना हुआ? 10%। अच्छा। ठीक है, तो ये किस में गया? हम कह सकते हैं डियर में, कोई भी प्राइमरी कंज्यूमर हो सकता है डियर में। तो डियर में कितनी एनर्जी गई? 0.1 जूल। 0.1 जूल। अब इसके बाद हम कह सकते हैं कोई कार्निवोर आ गया, जैसे लायन आ गया।
तो अब उसकी बॉडी में इसका 10% ट्रांसफर होगा, ठीक है, और इसका 10% कितना हो जाएगा? 0.01 0.01 0.01 जूल। ठीक, ये क्या हो गया? इसका 10% हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्निवोर पे आते आते या 100 जूल से हमने शुरू किया था और यहाँ हम कितने पे आ गए? 0.01 जूल पे। 01 जूल पर। ठीक, तो इतनी कम एनर्जी बचती है, हम कह सकते हैं थर्ड या फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के बाद। तो इसलिए मैक्सिमम, हाँ बताएं। सन को फूड चेन में ऐड नहीं कर सकते? फूड चेन में सन नहीं आएगा ना। फूड चेन बेसिकली क्या है? फ्लो ऑफ एनर्जी, किसकी? फूड की एनर्जी, ठीक है। अच्छा, तो वो प्लांट से ही शुरू होती है फूड चेन, ठीक। ओके। हाँ, एक क्वेश्चन आता है अल्टीमेट ये मैंने पहले भी करवाया है कहीं किसी चैप्टर में, बीच में करवाई थी ये स्टेटमेंट। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, सन है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, हाँ सन सन। होगा। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है, ठीक है। तो इसका आंसर सन है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे अर्थ पे जो है वो क्या है? सन है, ठीक। बट फूड चेन में आप सन को इंक्लूड नहीं करेंगे। फूड चेन प्लांट से ही स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है बेसिकली, ठीक है। यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो यहाँ पे कुछ सैंपल फूड चेन्स हैं, ठीक है। तो जैसे प्लांट है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन का एग्जांपल है। जैसे प्लांट है, प्लांट पे किसने फीड किया? हर्बीवोर ने, और फिर उस पे कार्निवोर ने, और फिर एक और कार्निवोर ने, और फिर एक और कार्निवोर ने, ठीक। यहाँ पे प्लांट है, उस पे किसी इंसेक्ट ने फीड किया, उसके बाद रैट आ गया, फिर स्नेक आ गया, फिर वल्चर आ गई, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एक मरीन फूड चेन है, ठीक है। मरीन फूड चेन में मैंने बताया था, आपने अगर डाइवर्सिटी में पढ़ा हो कि प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूसर्स होते हैं बेसिकली, ओशंस वगैरह में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। और उसके बाद क्या होते हैं? जूप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट लाइक होते हैं। उसके बाद जूप्लैंक्टन, ये क्या होते हैं? ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एनिमल लाइक होते हैं, तो ये फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करते हैं। उसके बाद ये क्या होते हैं? कार्निवोर फिशेज आ जाती हैं जो जूप्लैंक्टन को खाती हैं, ठीक है। उसके बाद और बड़ी कार्निवोर फिशेज हैं जो इन फिशेज को खा जाती हैं। उसके बाद और बड़ी कार्निवोर फिशेज हैं जो इन मीडियम साइज फिशेज को खा जाती हैं, ठीक है। तो ये Yes. क्या हो गया? एक मरीन फूड चेन हो गया, ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ग्रासलैंड बायोम, पॉन्ड बायोम, ओशन बायोम, यहाँ पे अलग अलग ग्रासलैंड का, पॉन्ड का, ओशन का यहाँ पे फूड चेन गिवन है, ठीक है। जैसे ग्रास पे ग्रास हॉपर ने फीड किया, देन रैट ने, देन स्नेक ने, देन हॉक ने। एल्गी है, एल्गी पे मॉस्किटो ने फीड किया, देन ड्रैगन फ्लाई ने, देन फिश ने, देन रकून ने। फाइटोप्लैंक्टन है, उस पे जूप्लैंक्टन ने फिश फीड किया, देन फिश ने, देन सील ने, देन शार्क ने। बायोम क्या होता है? बायोम एक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का, ठीक है। हम कह सकते हैं इकोसिस्टम का, एनवायरनमेंट का एक कंपोनेंट है बायोम, ठीक है। और बायोम जो है ये अलग अलग जो है, ये क्या होते हैं? आपके कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के, ठीक है। बायोम हो गया, देन सेंचुरी हो गई, ठीक। देन आपके कुछ हम कह सकते हैं और बड़े बड़े जो एनवायरनमेंट्स क्रिएट किए हैं, जैसे नेशनल पार्क, हाँ, नेशनल पार्क हो गए, नेशनल बायोस्फीयर पार्क हो रिजर्व, गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, गुड। नेशनल पार्क से और बड़ा जो है दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक। बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली कंट्रीज डिसाइड करती हैं, ठीक है, कंट्रीज डिसाइड करती हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक। तो ये बेसिकली क्या है? ये एनवायरनमेंट्स है, या अलग अलग एनवायरनमेंट्स है, ठीक है। जैसे ग्रासलैंड का एनवायरनमेंट क्या हो गया? ग्रासलैंड का बायोम हो गया। पॉन्ड का एनवायरनमेंट क्या हो गया? पॉन्ड का बायोम हो गया। ओशन का एनवायरनमेंट क्या हो गया? ओशन का बायोम हो गया, ठीक। तो ये अलग अलग क्या है? एनवायरनमेंट्स ही, ठीक है, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स है, ठीक। तो सिलेबस में आपकी चीज नहीं है इसलिए मैंने इसको कवर नहीं किया है। नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट क्या है? फूड वेब। फूड वेब, तो फूड वेब की अगर हम बात करें तो फूड वेब क्या है? फूड वेब बेसिकली क्या है? फूड चेन का, ग्रुप, फूड चेन्स का एक वेब है, अलग अलग फूड चेन्स का एक वेब है, ठीक है। जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट क्या होता है? अलग अलग नेटवर्क्स का एक वेब है इंटरनेट। उसी तरीके से अलग अलग फूड चेन्स का एक वेब है क्या? फूड वेब, ठीक। तो फूड वेब क्या है? फूड वेब इज अ ग्रुप ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड
food chains. In a food web, organism gets its food from more than one group of organism. ठीक. Next, they are never straight. ये मैंने अभी आपको बात बताई थी कि फूड वेब स्ट्रेट नहीं होते, फूड चेन स्ट्रेट होती है, फूड वेब स्ट्रेट नहीं होते. ठीक है. अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है फूड वेब का? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फूड वेब का सिग्निफिकेंस क्या है. ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है फूड वेब का? कि फूड वेब हेल्प्स इन चेकिंग द ओवर पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज एट डिफरेंट लेवल्स. किस तरीके से? फूड वेब में क्या होता है कि फूड वेब में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है. तो अगर बीच में से कोई ऑर्गेनिज्म अगर कम हो गया या खत्म हो गया तो उसमें क्या होगा? दूसरे काइंड की स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ बढ़ जाएगी, उनका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, या हम कह सकते हैं कम हो जाएगा. ठीक है, दोनों चीज हो सकती है, कम हो सकता है या बढ़ सकता है. तो ये दोनों इंडिकेशन किस चीज के हैं? कि बीच में कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो या तो उसकी डेथ हो रही है, या फिर वो इंडेंजर हो रहा है, या फिर वो एक्सटेंट हो गया है कुछ. ये सब सिग्निफिकेंस है. ठीक है, फूड वेब के पॉपुलेशन कंट्रोल करने में मदद करता है. अच्छा, एक और चीज समझे, एक और चीज समझे. फूड चेन आर नॉट रियल. फूड चेन्स रियल नहीं है. फूड वेब रियल होते हैं. क्या मतलब इस बात का? फूड चेन जो आपने पढ़ी अभी, एक्चुअल में इतना सिंपल फ्लो ऑफ फूड नहीं होता, एनर्जी का फ्लो इतना सिंपल नहीं होता जैसे आपने फूड चेन पढ़ी. ठीक है, जो एनर्जी का फ्लो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. क्यों? क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म पे एक से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए. अगर Yes, ग्रास sir. है तो ग्रास पे सिर्फ एक इंसेक्ट ही डिपेंडेंट नहीं होगा, 4-5 अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स डिपेंडेंट होंगे. ठीक है, Yes. और फिर उन पे अलग अलग किस्म के ऑर्गेनिज्म जो है फीड कर रहे होंगे. ठीक, और Yes. उन सब में एक इंटरकनेक्शन बना होगा. तो इसीलिए फूड वेब जो है वो एक्चुअल लाइफ में फूड वेब जो है वो अकर होता है, फूड चेन एक्चुअली नहीं होती है. ठीक है, हम कह सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग, बट फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती. इतनी सिंपल फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती, फूड वेब एग्जिस्ट करते हैं एक्चुअल एनवायरनमेंट में. ठीक है. हाँ, कुछ पूछ रही है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रॉफिक लेवल्स. ठीक, तो अभी इसका हम डिस्कशन कर रहे थे ट्रॉफिक लेवल्स. तो ट्रॉफिक लेवल्स क्या है? अलग अलग स्टेप्स, ये अलग अलग स्टेजेस फूड चेन में. ठीक, अलग अलग स्टेजेस. ईच स्टेप इन अ फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ फूड ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल. जैसे यहाँ पे एक पिरामिड है. ठीक है, इस पिरामिड को अगर देखें, इस पिरामिड को अगर देखें तो सबसे नीचे इस पिरामिड में कौन आता है? प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स. ठीक, प्रोड्यूसर्स के बाद कौन फीड करता है उन पे? प्राइमरी कंज्यूमर्स. जो सबसे पहले कंज्यूमर फीड करते हैं 2000 प्राइमरी कंज्यूमर्स, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर्स. ठीक, तो जिस तरीके से आप प्रोड्यूसर से टर्शरी कंज्यूमर की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? एनर्जी जो है वो लो कैसे लो होगी? एनर्जी कम होती जाएगी. जैसे अभी हमने देखा था 10% जो एनर्जी का आपने अभी देखा था, 10% एनर्जी फ्लो हो रही है. ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है? एनर्जी कम होती जा रही है जैसे जैसे हम हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं. और पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन भी कम होती जाती है, पॉपुलेशन भी कम होती जाती है. ठीक, तो अगर मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले लूं, एक फॉरेस्ट का बहुत सिंपल एग्जांपल ले लूं, तो अगर फॉरेस्ट में 1000 ट्रीज हैं, 1000 ट्रीज हैं, ठीक है, या प्लांट्स हैं, तो इन पे हम कह सकते हैं 100 डियर या हर्बीवोर्स फीड कर रहे होंगे. ये एक बहुत हम कह सकते हैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल है. ठीक है, रियल एग्जांपल नहीं होती. तो 100 डियर्स फीड कर रहे होंगे, और उन 100 डियर्स पे हम कह सकते हैं 5 to 10 लायन फीड कर रहे हैं. Lions feed कर रहे होंगे. ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जिस तरीके से हम प्रोड्यूसर से टर्शरी कंज्यूमर की तरफ बढ़ते जाते हैं, जो पॉपुलेशन है ऑर्गेनिज्म का वो कम होता जाता है, ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन डिक्रीज होती जाती है. ठीक है, सर ह्यूमन कहाँ पे आता है, सेकेंडरी में या प्राइमरी में? ह्यूमन बेसिकली प्राइमरी में भी आ सकता है, सेकेंडरी में भी आ सकता है, इसलिए उसको रखते नहीं है फूड चेन में. ठीक है, क्यों? क्योंकि ह्यूमन क्या है? ओमनीवोर है. वो ना तो कार्निवोर है ना ही हर्बीवोर है. ह्यूमन ओमनीवोर है.
तो ह्यूमन डायरेक्टली प्लांट पे भी फीड कर सकता है और इनडायरेक्टली भी फीड कर सकता है। बात समझे? यस सर। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये तो ये चीज है। क्लास कब से चल रही है? कब से चल रही? 4 बजे से। 4 तो बज मैं के 2 ज्वाइन मिनट कर पे रही थी तो नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा, अब हो गया? यस सर। ठीक है, तो एक्चुअली ज्वाइन करने का काम मेरा नहीं है, मैं तो देखता भी नहीं हूँ, मुझे तो देख भी नहीं रहा है आप लोग कौन कौन है क्लास में, मेरे तो फुल स्क्रीन है। ठीक है, मुझे कोई विजिबल नहीं है। सो ऑफिस की तरफ से ये है, ठीक है, वही कंट्रोल कर रहे हैं कौन ज्वाइन हो रहा है कौन नहीं हो रहा। ठीक, देखें भाई, तो जितना पार्ट छूट गया आप रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लीजिएगा, उसको रिकॉर्ड हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की अगर हम बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स। ठीक, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कौन आ जाता है? प्रोड्यूसर्स। सेकंड ट्रॉफिक लेवल में कौन आ जाता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स। थर्ड ट्रॉफिक लेवल में कौन आ जाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में कौन आता है? टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए। अच्छा, ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि सिंस द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी डिक्रीजेस एट एवरी ट्रॉफिक लेवल, द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स आर लिमिटेड एंड डू नॉट एक्सीड 4 और 5। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल्स का नंबर लिमिटेड होता है और मैक्सिमम 5 होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, मिनिमम 3 हो। हाँ ठीक है, मिनिमम 3 होगा ना, क्योंकि कार्निवोर पे भी डिपेंडेंट है। कार्निवोर तक फूड जाना है फूड चेन कंप्लीट होने के लिए। प्रोड्यूसर, हेर्बीवोर, देन कार्निवोर। ठीक, तो फूड चेन वहीं पे कंप्लीट होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें। तो ये वही चीज है जो अभी हम बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। एक बार थोड़ा सा पीछे कीजिए। हाँ, ठीक है, कीजिए आगे। ठीक है, देखें एनर्जी फ्लो की जो अभी हमने बात करी थी, यहाँ पे वही डिस्कशन है कि ग्रीन प्लांट्स या प्रोड्यूसर्स एब्जॉर्ब अबाउट 1% ऑफ द सोलर एनर्जी, ठीक है, फॉलोइंग ऑन द लीव्स एंड स्टोर इट एज फूड एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इस 1% एनर्जी से फूड बनता है। नाउ ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, 90% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट। ठीक है, किसमें? अलग अलग प्रोसेसेस में। ठीक है, मेंटेनेंस में, फूड प्रोड्यूस करने में, अलग अलग प्रोसेसेस में 90% एनर्जी खर्च हो जाती है। ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। So there is a decrease in the amount of food energy transferred at every trophic level by 10%. हर ट्रॉफिक लेवल में कितना डिक्रीज होता है? 10% का। 10%। दिस इज नोन एज 10% एनर्जी लॉ। इसी लॉ को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 10% लॉ, 10% एनर्जी लॉ। ठीक, तो हर ट्रॉफिक लेवल में 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। ठीक, तो 10% एनर्जी लॉस हो जाती है, लॉस होती कम होती रहती है। बेसिकली 90% एनर्जी लॉस हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकती हैं कि प्रोड्यूसर्स है 1000 किलो कैलोरी, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स 100 किलो कैलोरी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स 10, और टर्शरी कंज्यूमर के पास कितनी कैलोरी पहुंची है? 1 1 कैलोरी। कैलोरी क्या होता है? कैलोरी यूनिट है, यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। ठीक, अभी मैंने आपको दिया था जूल में, ये कैलोरी में, एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे क्वेश्चन जनरली आ जाता है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक, क्या होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इसको अभी हम देखते हैं। तो जैसे अभी हमने ट्रॉफिक लेवल्स को डिस्कस किया था, तो हर ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है, जैसे यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन है, तो हर ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स अपने आसपास एनवायरनमेंट में जो फूड है उसको कंज्यूम करते हैं। सपोज इस ट्रॉफिक लेवल में जो बिल्कुल इनिशियल है, प्रोड्यूसर्स जो है, यहाँ पे कोई टॉक्सिक मटेरियल आ गया, टॉक्सिक मटेरियल आ गया, इन्होंने उसको कंज्यूम कर लिया फूड के तौर पे। ठीक, और वो टॉक्सिक मटेरियल ऐसा है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो क्या होगा? ये इनकी बॉडी में रहेगा और खत्म नहीं होगा। ठीक, और इनकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहेगा। होता क्या है कि जब हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं, ठीक है, जब हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं, तो
जितनी हम कह सकते हैं जितना इनिशियल ट्रॉफिक लेवल है वहां पे ज्यादा अमाउंट में फूड को कंज्यूम किया जाता है। जैसे अभी जो मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था, ठीक है, यहाँ पे देखें तो ट्रीज है, सबसे पहले ट्रीज के बाद डियर है, उसके बाद लायन है, सिंपल सी फूड चेन है। अगर हम देखें तो डियर कितने ट्रीज पे फीड कर रहे हैं? 1000 1000। और लायन कितने डियर 100 पे फीड कर रहे हैं? 100। तो जिस तरीके से हम हायर ट्रॉफिक लेवल पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बेसिकली जो अमाउंट ऑफ फूड है जो कंज्यूम होना है वो कम होता जा रहा है। कम हो रहा है, नहीं हो रहा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इनिशियल ट्रॉफिक लेवल्स पे जो फूड का कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है, फूड का कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा होता है। और जैसे जैसे आप हायर ट्रॉफिक लेवल पे जाएंगे फूड का कंजम्पशन कम हो जाएगा। ठीक, बहुत सिंपल एग्जांपल है, बहुत सिंपल एग्जांपल है। आप लोगों के घर में एक्वेरियम होगा, ठीक है, तो एक्वेरियम में अगर आपने मछलियों को खाना दिया हो तो उनका जो फूड होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है, ठीक है। तो कितना ज्यादा फूड होता है, पूरे पैकेट में भर के आपको फूड डालना होगा तो वो सारी फिशेस उसको कंज्यूम करेंगी, ठीक। अच्छा, यहीं अगर कोई शार्क है, ठीक, तो उसको क्या करना होगा? शार्क जो है बड़ी फिश को अगर कंज्यूम करती है, ठीक, तो उसने सपोज 2 या 3 बड़ी फिशेस को कंज्यूम किया, ठीक, तो जो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फूड मटेरियल है, ठीक है, या जो नंबर ऑफ फिशेस हैं या जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिन पे ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है। Yes, sir. मास मत देखें आप, ठीक है, मास मत देखें, ठीक है, कितना मास कंज्यूम हो रहा है, ये देखें कि कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम हो रहे हैं एज अ फूड। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो इनिशियल ट्रॉफिक लेवल है यहाँ पे, ठीक, इसके बाद जो ट्रॉफिक लेवल है जैसे इंसेक्ट या जू प्लैंक्टन की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन और बैक्टीरिया पे फीड कर रहे हैं, ठीक है। और इनमें क्या है? टॉक्सिक मटेरियल है, इनकी बॉडी में क्या है? टॉक्सिक मटेरियल है। तो टॉक्सिक मटेरियल अब इन इंसेक्ट्स के बॉडी में भी चला गया, ठीक है। और ये जो टॉक्सिक मटेरियल है ये डिकम्पोज नहीं होता, ये बॉडी में रहता है। तो अब क्या होगा? इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई? बढ़ गई। कंसंट्रेशन बढ़ी, नहीं बढ़ी? Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा फूड पे फीड किया है ना, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स पे फीड किया है। तो इनकी बॉडी में, ये एक इंसेक्ट की बॉडी में इतने सारे फाइटोप्लैंक्टन चले गए, तो इसकी बॉडी में तो कंसंट्रेशन, इसकी बॉडी में जो टॉक्सिक मटेरियल की कंसंट्रेशन है वो तो बढ़ेगी। Yes, sir. अब इसके बाद फिश आ गई, छोटी फिशेस जो इन पे फीड करेंगी। अब ये भी बहुत ज्यादा इंसेक्ट्स पे फीड करेंगी या जू प्लैंक्टन पे, तो अब इनकी बॉडी में भी कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगी। अब इसके बाद जो कार्निवोर फिश है वो इन फिशेस पे फीड करेगी, बहुत ज्यादा स्मॉल फिशेस पे। अब इसकी बॉडी में भी जो टॉक्सिक मटेरियल की कंसंट्रेशन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब लास्ट में जो फिशेस पे फीड करने वाले एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं या मैमल्स हैं, ये जब फीड करेंगे इन पे तो इनकी बॉडी में जो कंसंट्रेशन है इस टॉक्सिक मटेरियल की ये काफी ज्यादा होगी, ठीक है, ये काफी ज्यादा टॉक्सिक कंसंट्रेशन होगी इनकी बॉडी में जो जाएगी, ठीक। इतनी ज्यादा जो कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, इस टॉक्सिक मटेरियल की, इससे क्या होता है? बॉडी में एबनॉर्मेलिटीज पैदा हो सकती है, ठीक। और ये जो कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है धीरे धीरे टॉक्सिक मटेरियल की, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई करने का क्या मतलब है? बड़ा करना, इंक्रीज करना। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक। इस चीज को समझे। हार्मफुल केमिकल्स लाइक इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स which are used to protect crops from insects and pests are absorbed by plants and enter the food chain, ठीक। Since these chemicals are non-biodegradable, they get accumulated at every trophic level and their concentration increases. Human beings occupy the highest trophic level. The concentration of these harmful chemicals is maximum in our bodies. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल जो बहुत ज्यादा कॉमन है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कॉज करने के लिए, वो क्या है? डीडीटी। डीडीटी क्या होता है? केमिकल है जो पेस्टिसाइड्स में यूज होता है, ठीक है। ये क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक, डीडीटी। और मरकरी, ठीक। तो ये कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स है जिनकी कंसंट्रेशन से अलग अलग एबनॉर्मलिटीज पैदा हो सकती है। सर मरकरी से मतलब? मरकरी से मतलब मरकरी मेटल होता है, मेटल ही।
हाँ यस सर। बड़ा होगा भाई। Hg। हाँ तो मरकरी मेटल है। वो तो पढ़े हैं लेकिन नॉन मेटल है मरकरी। ये मेटल है वो तो पढ़ी हूँ, लेकिन इसमें मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है, यही पूछ रहे हैं। मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, मरकरी, ये मकसद है बताने का कि मरकरी एक टॉक्सिक मटेरियल है, ठीक है। मरकरी अलग, मरकरी को जाहिर सी बात है डायरेक्टली कोई कंज्यूम नहीं करता, ठीक है। ऐसे डीडीटी को भी कोई डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करता, ठीक है। बट ये क्या है, डीडीटी पेस्टिसाइड्स में अवेलेबल होता है। इसी तरीके से मरकरी भी काफी सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स में अवेलेबल होता है, इंसेक्टिसाइड्स में, पेस्टिसाइड्स में, ठीक। तो यस। जब इनको प्लांट्स पे डाला जाता है, ठीक है, या प्लांट्स कंज्यूम कर लेते हैं, जाहिर सी बात है उसको, या अगर प्लांट्स के थ्रू जब इरिगेशन होता है, ठीक है, तो जब वाटर फ्लो होता है प्लांट्स के थ्रू, तो वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वाटर में मिक्स होकर फ्लो हो जाते हैं, ठीक। तो वो जिस भी वाटर बॉडी में जा रहे हैं तो वहां पे डीकम्पोज थोड़ी ना हो रहे हैं, केमिकल है ना वो। सपोज रिवर में चला गया वो पानी प्लांट से होके, तो उस पानी में क्या है, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स मिक्स्ड है, तो वो पानी में जाने के बाद डीकम्पोज तो होगा नहीं, पानी में रहेगा वो, ठीक। तो अगेन वो पानी में जाने के बाद जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसको कंज्यूम करेंगे, तो फिर उनकी बॉडी में फिर कंसंट्रेशन शुरू हो जाएगा, और अल्टीमेटली फिर हम ह्यूमंस फिशेस को कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी में भी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है? यस सर, आ गई। ये पूछ रही थी, कुछ और पूछ रही थी? ये पूछ रहे। तो यहाँ पे देखें, एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, डायग्राम में देखें तो यहाँ पे देखें फाइटोप्लैंक्टन्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स, प्लैंक्टन्स। तो यहाँ पे क्या है, डीडीटी की कंसेंट्रेशन का एग्जांपल दिया है कि वाटर में, ये एक क्या है, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ठीक है। तो डीडीटी की कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.000003 ppm। ppm क्या होता है? पर पार्ट मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। गुड, वेरी गुड। पार्ट्स पर मिलियन, क्या मतलब इस बात का? क्वांटिटी मिलियन में ना एक है सर, million में इसकी कितना बहुत part छोटा है? अमाउंट है। हाँ गुड, कि 1 मिलियन इसकी क्वांटिटी में कितने इसके पार्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.00005 उसके बाद 3 है, ठीक है, इतना पीपीएम कंसेंट्रेशन है। उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन्स पे किसने फीड किया? ज़ूप्लैंक्टन्स ने। उनकी बॉडी में कितना कंसेंट्रेशन आ गया? 0.4। देख रहे हैं, बिल्कुल सिग्निफिकेंट चेंज है, यहां से 0.04, बहुत ज्यादा चेंज है ये, ठीक है। उसके बाद किसने फीड किया? स्मॉल फिशेस ने। उनकी बॉडी में कितना कंसेंट्रेशन हो गया? 0.5, जो और भी बड़ा कंसेंट्रेशन है। उसके बाद कितना हो गया? 2 ppm लार्ज फिश में। उसके बाद फिश ईटिंग बर्ड में 25 ppm, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है कंसेंट्रेशन डीडीटी का, ठीक। तो डीडीटी कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस ऑफ 10 मिलियन टाइम्स, 10 मिलियन टाइम्स। इस फाइनली जो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल है उसमें 10 मिलियन टाइम्स डीडीटी की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो गई, ठीक। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि आज के टाइम पे तो जितनी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कंसेंट्रेटेड है, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, ठीक। The increase in concentration of harmful chemicals in the bodies of organisms at higher trophic levels is called biological magnification. नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज का, कि ह्यूमंस की क्या क्या एक्टिविटीज हैं और किस तरीके से वो एक्टिविटीज एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रही हैं। तो पहली चीज आ जाती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर क्या है? ओजोन, हाँ, ओजोन गैस की एक लेयर है जो अर्थ को सराउंड कर रही है। जिस तरीके से हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक, एटमॉस्फेयर की हाईएस्ट लेवल्स पे, ठीक, क्या अवेलेबल है? ओजोन की लेयर मौजूद है, ठीक है, ओजोन की लेयर मौजूद है। और ये ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है किस चीज से? यूवी रेज से। अल्ट्रावायलेट रेज। हार्मफुल यूवी रेडिएशन से, सनलाइट के हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर, ठीक। ओजोन लेयर को हम कह सकते हैं कि ओजोन लेयर, ओजोन जो है, ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? O3, ठीक। ये ओजोन गैस को हम कह सकते हैं, ये ओजोन गैस गुड है और ओजोन गैस बैड है। गुड ओजोन और बैड ओजोन क्या है? गुड है। सर जब वो यूवी रेडिएशन से मतलब प्रोटेक्ट उससे होता है। हाँ, बैड ओजोन क्या है? बेसिकली ये वो ओजोन है जो हमारे सरफेस पे मौजूद है, अर्थ के सरफेस पे मौजूद है, ठीक है, ये बैड ओजोन है। क्यों?
क्योंकि ओजोन टॉक्सिक है, पॉइजनस है, डेथ हो सकती है इससे। ठीक है, गुड ओजोन क्या है? जो एटमॉस्फेयर के हायर लेवल्स पे मौजूद है। कहां पे मौजूद होती है ओजोन? स्ट्रेटोस्फीयर पे। गुड, वेरी गुड, स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में, तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन मौजूद है वो क्या है? गुड ओजोन है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्शन का काम कर रही है। किससे? यूवी रेडिएशन से। यूवी रेडिएशन से। ठीक है, अदरवाइज ये क्या है? पॉइजनस है। ठीक है, अच्छा, ओजोन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? क्योंकि O3 का मॉलिक्यूल तो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल नहीं है, तो ओजोन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, पता होगा। यस। ठीक, तो ऑक्सीजन पे जब बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं रेडिएशन पड़ता है, मतलब हाई एनर्जी जब इसको मिलती है, तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है किसमें? ऑक्सीजन एटम्स में। ठीक है, ऑक्सीजन एटम्स में। जब ऑक्सीजन एटम्स स्प्लिट होके एक ऑक्सीजन एटम एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन कर लेता है, तो ये क्या बना लेता है? ओजोन का मॉलिक्यूल। ठीक, और ये कब हो सकता है? ये स्प्लिटिंग कब होती है? जनरली जब हाई एनर्जी मिलती है, या तो यूवी रेडिएशन मिले या फिर लाइटनिंग हो। लाइटनिंग हो, ठीक है, तो इतनी हाई एनर्जी की वजह से ओजोन का मॉलिक्यूल स्प्लिट हो, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है, और फिर स्प्लिट होके वो बाकी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन करके क्या बना लेता है? O3 ओजोन। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मेशन का काम। अच्छा, काम क्या होता है ओजोन का? जैसे अभी हमने डिस्कस कर लिया कि सन के हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं, यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, और ये रेडिएशन हमको दिखते नहीं है, पता होगा। यूवी Yes. रेडिएशंस विजिबल नहीं होते। हमको कौन से रेडिएशंस विजिबल होते हैं? सर विजिबल रेज 300 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। नहीं, विजिबल लाइट। गुड, विजिबल लाइट जो है हमको खाली ये वाले रेडिएशंस हमको विजिबल होते हैं, और इनकी रेंज कितनी होती है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। 400 से 700। ठीक, तो ये रेंज होती है विजिबल लाइट की। ठीक, तो उसके बाद ये किस चीज में प्रोटेक्ट करते हैं? यूवी रेडिएशंस। यूवी रेडिएशंस इससे और ज्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है, क्योंकि दिखते नहीं है, इसमें एनर्जी और ज्यादा होती है, विजिबल लाइट से भी ज्यादा एनर्जी होती है इनमें। और क्या कॉज करते हैं ये? जनरली स्किन कैंसर। ठीक है, स्किन कैंसर कॉज करने का जो मेजर इफेक्ट है इनका, उससे हमको प्रिवेंशन मिल जाता है ओजोन लेयर से। ओजोन लेयर जो अभी हाल फिलहाल में देखा गया है कि ओजोन लेयर क्या हो रही है? डिप्लीट हो रही है, जिसको एक टर्म दी गई है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक, तो एक स्टडी की गई थी, उसमें पता चला कि एंटार्क्टिका के ऊपर एक ओजोन होल डिस्कवर किया गया। ओजोन होल डिस्कवर किया गया। ये ओजोन होल क्या है? वहाँ कि ओजोन की परत वहां पर कम होती जा रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ओजोन होल से ये मत समझिएगा कि वहां पे ओजोन नहीं है, ओजोन है वहां पे। ठीक, ओजोन होल का क्या मतलब है? कि वहां पे ओजोन की जो लेयर है वो थिन हो गई है। ठीक है, तो ओजोन की जो लेयर है वो थिन हो गई है, वहां पे ओजोन एज सच कोई होल नहीं है वहां पे। ठीक है, अच्छा, ये जो चीज हो रही है, जो थिनिंग हो रही है ओजोन लेयर की, ये किसकी वजह से हो रही है? CFC गैस। पॉल्यूटेंट्स की वजह से। ठीक है, और ये पॉल्यूटेंट्स क्या है? जैसे CFC। CFC क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये CFC। CFC एक हम कह सकते हैं एक कंपोनेंट है, मटेरियल है, जो कि कहाँ पे मौजूद होता है? किस में पाया जाता है? ये परफ्यूम AC में, रेफ्रिजरेटर्स में, इस तरीके की जो मशीन्स हैं, इसमें CFC का यूज होता था पहले। ठीक, तो आजकल आपने देखा होगा कि आजकल जो AC या रेफ्रिजरेटर्स वगैरह आते हैं, उनपे एक टैग लगा होता है इको फ्रेंडली। देखा है? यस सर। इको फ्रेंडली क्यों? क्योंकि वो CFC फ्री होते हैं, उनमें CFC रिलीज नहीं होती। ठीक, तो इसलिए वो इको फ्रेंडली है। ठीक है, तो इसको पहले जो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह आते थे, जैसे देखा होगा पुराने कैल्विनेटर्स वगैरह के जो रेफ्रिजरेटर्स आते थे, जिनके पीछे एक ग्रिल होती थी,
कभी देखा है? Yes, sir. टेस्टी ग्रिल। एक ग्रिल होती है, ठीक है, एक ग्रिल होती है इस तरीके की, यस सर देखिए सर। देखिए फ्रिज के पीछे, यस रेफ्रिजरेटर्स सर के पीछे। यस सर, तो इसी वो में गैस पुराने, बन जाती है। हाँ हाँ हाँ, गुड। तो ये पुराने रेफ्रिजरेटर्स में होता था, अब जो नई टेक्नोलॉजी के रेफ्रिजरेटर्स हैं, ठीक है, इनमें ये नहीं होता। और नए जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उनमें सीएफसी भी रिलीज नहीं होती, तो इसलिए उन पे टैग लगा होता है इको फ्रेंडली, ठीक है। तो सीएफसी जो है ये मेजर पॉल्यूटेंट था ओजोन लेयर को डिप्लीट करने के लिए, ये मेजर जो है कॉज था ओजोन लेयर के डिप्लीशन का। लेकिन सर, सिर्फ यही नहीं था, परफ्यूम्स में भी सीएफसी होते हैं। परफ्यूम्स में भी होती है, लेकिन वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। ये डिवाइसेस जो होती हैं ये ज्यादा सिग्निफिकेंट होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें गैस जो है कंटिन्यूसली रिलीज हो रही होती है, ठीक। तो लेकिन खाली यही चीज नहीं है, इसके अलावा भी कुछ गैसेस हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं, जैसे मीथेन गैस, CH4 मीथेन गैस, देन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जैसे N2O, नाइट्रस ऑक्साइड्स, मेजर कॉज है N2O, ठीक। ओजोन लेयर की अगर हम बात करें तो ओजोन लेयर की जो थिकनेस है उसको मेजर किया जाता है, ओजोन लेयर की थिकनेस को मेजर किया जाता है डॉप्सन यूनिट में, डॉप्सन यूनिट में ओजोन लेयर की थिकनेस को मेजर किया जाता है, ठीक। और जो डिवाइस है जिससे इसको मेजर किया जाता है दैट इज नोन एज डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर, डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। सर अगर पूछा जाएगा कि ओजोन हमारे लिए हार्मफुल है या अच्छे हैं, तो आंसर क्या होगा? वैसे ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि ओजोन हार्मफुल है या अच्छा है, अगर पूछा भी जाएगा तो उसमें स्पेसिफिकेशन गिवन होगा, ठीक है। ओजोन जो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में अवेलेबल है, ठीक है, वो हार्मफुल है या नहीं, ठीक। ओजोन जो अर्थ के सरफेस पे अवेलेबल हो वो हार्मफुल है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन उसमें गिवन होगा, ठीक है। डायरेक्टली इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पेंगुइन्स रहती है ना? सॉरी, अंटार्कटिका में पेंगुइन्स रहती है ना? देखिए भाई, नहीं सर। सर नहीं तो देखी। ओजोन लेयर से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती? ओजोन लेयर पतली हो गई है वहां। ओजोन लेयर से प्रॉब्लम होती होगी उनको, जाहिर सी बात है, सर कुछ ना कुछ तो साइंटिस्ट ने किया होगा। कुछ ना कुछ रिसर्च होगी। ग्रीन हाउसेस गैसेस का क्या है सर, वो क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसेस पे भी आते हैं, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं उसको बाद में। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक डायग्राम ये आपको दिख रहा है, ठीक है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है ये जो पर्पल एरिया है, ठीक है, यहाँ पे इस पूरे एरिया पे, इस पूरे रीजन पे ओजोन होल को डिस्कवर किया गया था, ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, अर्थ है, ठीक है, अर्थ के ऊपर ट्रोपोस्फेयर है, देन जो अपर मोस्ट लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, लगभग 10 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, वहां पे ओजोन लेयर मौजूद होती है, ठीक। तो स्ट्रेटोस्फेयर पे ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है? अभी तो बताया, ये है फॉर्मेशन, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ओजोन इसी तरीके से फॉर्म होती है, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और फिर ओजोन फॉर्म होती है। तो सर कुछ ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे तभी हाँ, तो CO। ये कह सकते हैं हम कि ओजोन डिप्लीट किस तरीके से होती है, ये जो ओजोन के मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं O3, ठीक है, ये जो CFC वगैरह जब हायर लेवल्स में चले आते थे एटमॉस्फेयर के, तो ये क्या कॉज करते हैं कि ये O3 के मॉलिक्यूल को अगेन ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, ये O3 के मॉलिक्यूल को अगेन ब्रेक कर देते हैं, तो वो उससे ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन का एटम बन जाता है, ठीक है। तो ये दिक्कत हो जाती है, तो O3 वो ब्रेक हो गया, अगेन O2 में बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो है ओजोन डिप्लीट होती है। सर एंटार्क्टिका में कैसे डिप्लीट हो गई? पेंगुइन फ्रिज थोड़ी यूज करती हैं। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि एंटार्क्टिका में कैसे डिप्लीशन हुआ। तो इसका रीजन जो है साइंटिस्ट ने कुछ इस तरीके से, वैसे तो हाइपोथेसिस है सब, ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं है, बट ये है कि जो एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं वो जनरली जो है नीचे की तरफ जाती हैं, क्योंकि वो कोल्डर क्लाइमेट है, ठीक है, कोल्डर क्लाइमेट है। जो आपने देखा होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, जो विंड्स का एक फ्लो होता है, ठीक है, पूरे अर्थ में विंड्स का फ्लो होता है, ठीक है, आपने अलग अलग लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक। तो अलग अलग लैटिट्यूड्स होते हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, कैप्रिकॉर्न हो गया, तो इनके बेसिस पे अलग अलग विंड्स का डायरेक्शन होता है, ठीक है, कोई नॉर्थ से साउथ मूव कर रहा है, ठीक है, कोई साउथ से नॉर्थ मूव कर रही है विंड। तो उन विंड्स के मूवमेंट की वजह से जो पोल्यूशन है वो एंटार्क्टिका में पहुंच रहा है,
और वो पोल्यूशन की वजह से वहां पे क्या हो रहा है, आइस मेल्ट हो रही है, आइस कैप मेल्ट हो रही है, पता होगा आपको, ठीक है। और फिर अगेन एक और इफेक्ट आ गया है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट जो चीज है दैट इज मैनेजिंग वेस्ट। मैनेजिंग वेस्ट, जो गार्बेज क्रिएट होता है उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, ठीक। तो हाउस होल्ड वेस्ट को हम क्या कहते हैं, गार्बेज कहते हैं, ठीक। और गार्बेज जो है वो दो तरीके का हो सकता है, तो बायोडिग्रेडेबल हो सकता है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकता है, ठीक है। गार्बेज क्या कॉज करता है, अलग अलग पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन कॉज करता है। तो इसलिए प्रॉपर डिस्पोजल इंपॉर्टेंट है गार्बेज का, ठीक है। गार्बेज का प्रॉपर डिस्पोजल इंपॉर्टेंट है, क्यों, नहीं करेंगे तो पॉल्यूशन होगा, ठीक है। और क्योंकि आप लोग इंडिया में रह रहे हैं तो ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक। अच्छा, बात यह आ जाती है कि क्या क्या गार्बेज डिस्पोजल के मेथड्स हैं, क्या क्या गार्बेज डिस्पोजल के मेथड्स हैं। तो जो मेथड्स फॉलो किए जाते हैं गार्बेज को डिस्पोज करने के लिए वो क्या है, एक होता है लैंडफिल। लैंडफिल, लैंडफिल क्या होता है, एक बहुत बड़ी सी हम कह सकते हैं लैंड का एरिया होता है जो कन्फाइन कर दिया जाता है, रिजर्व कर दिया जाता है कि इस लैंड पे खाली वेस्ट जो है वो डंप होगा। तो ट्रक्स वगैरह जो आप देखती हैं कि जो आप लोग देखते होंगे कि जो ट्रक्स वगैरह आते हैं, ठीक है, जिसमें वेस्ट होता है, तो ट्रक्स वगैरह वो सब इन लैंड्स पे डिस्पोज कर दिया जाता है लाके, ठीक है। जैसे काफी लोगों का जाना अगर हुआ हो दिल्ली में, ठीक है, तो एक दिल्ली गुड़गांव नोएडा का जो एक हाईवे है, ठीक है, तो वहां पे एक बहुत बड़ा सा हम कह सकते हैं लैंडफिल देखा है किसी ने, यस सर। ठीक है, देखा होगा काफी लोगों ने। तो वहां पे एक बहुत बड़ा लैंडफिल है, तो काफी लोग वहां पे वो अजम्पशन लगाते हैं, उन लोगों को पता नहीं होता, काफी लोग कहते हैं कि इसका जो है यूज होगा, इससे कुछ बनाया जाएगा, पार्क बनेगा, ये वो फलाना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो सिंपल सा एक लैंडफिल है, बट अगर आप उसको क्लोजली देखें तो इतना बड़ा लैंडफिल है कि वहां पे ट्रक्स जो है वो छोटे लगते हैं, ठीक है। वो एक पूरा माउंटेन है लैंडफिल का, ठीक है। तो वहां पे सारा गार्बेज जो है जाके डिस्पोज होता है, तो बस वहां पे कुछ होता नहीं है खास, बस वहां पे डंप कर दिया जाता है जाके। तो ये एक लैंडफिल होता है जहां पे सारा वेस्ट डंप कर दिया जाता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। विद टाइम वो सॉइल के साथ कन्वर्ट हो जाता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है, नहीं तो बस वो डंप होता रहता है, एक के ऊपर एक जो है वो चढ़ता रहता है। सर अलीगढ़ में है? होगा ना फिर। हर सिटी में होता है लैंडफिल, हर सिटी में होता है। सर नॉन बायोडिग्रेडेबल कैसे डिकम्पोज हो जाएगा? नहीं होता, नॉन बायोडिग्रेडेबल डिकम्पोज नहीं होता, तो वो वो तो बस बचा डंप रहेगा ना लैंड में सर? हाँ लैंड में तो बचा रहेगा ना? हाँ, बचा रहता है, बचा रहता है, मैं कब कह रहा हूँ डिकम्पोज हो जाता है, बचा रहता है वो, ठीक है। देखिए ये जो टेक्निक्स है ना, ये सब टेक्निक्स उन जगहों पे बहुत ज्यादा एफिशिएंट हैं जहां पे वेस्ट को, गार्बेज को पिक करने से लेके गार्बेज को डिकम्पोज डंप करने तक सारे प्रोसेसेस एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या होता है हमारे घरों में कि जो आते हैं, ठीक है, वे गार्बेज पिक करने वाले गार्बेज पिकर जो होते हैं, तो उनका कोई ऐसा मेथड नहीं होता, ठीक है, कि उनको दो सेपरेट या अलग अलग सेपरेट जो है उन्होंने डस्टबिन बना रखी हो अपने अपने पास, वो बस कलेक्ट करते हैं, ले जाते हैं, उनको परवाह नहीं है कि क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल वाला वेस्ट है, क्या बायोडिग्रेडेबल वाला वेस्ट है। अगर ऐसे सेग्रीगेशन हो रहा हो शुरुआत से ही, क्योंकि बाद में इसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, शुरुआत में तो सेपरेट किया जा सकता है, बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अगर शुरुआत से ही ऐसा किया जा रहा है, जैसे आपने देखा हो फॉरेन कंट्रीज में बहुत अच्छा सिस्टम होता है, ठीक है, वहां पे अलग अलग डस्टबिन बनी होती है, ठीक है, एक ब्लू कलर की डस्टबिन होती है और एक ग्रीन कलर की होती है, ठीक। जो ब्लू कलर की डस्टबिन होती है दैट इज फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो ग्रीन कलर की होती है दैट इज फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। तो वहां पे लोगों में भी इतनी एजुकेशन है कि वो शुरुआत से ही इस चीज को कल्टीवेट कर लेते हैं, हैबिट में ले आते हैं कि अलग अलग डस्टबिन में अलग अलग वेस्ट डालना है, ठीक। तो उससे क्या होता है, डिस्पोजल अच्छा होता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, और आपको पता है पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा है, ठीक है, तो इतना ज्यादा वेस्ट क्रिएट होता है, और वो सारा वेस्ट जब जा रहा होता है तो फिर इतना कोई ध्यान नहीं देता कि अब एक एक घर के वेस्ट को जो है अलग किया जाए, वो सारा एक साथ जाके डंप हो जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई लैंडफिल की। अच्छा, लैंडफिल का यूज तो आपको बता दिया,
बट एक इसकी डिसएडवांटेज जो है, जो बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है और जो अभी भी दिल्ली गवर्नमेंट फेस कर रही है, वो क्या है कि जब भी बारिश वगैरह होती है, ठीक है, तो सारा पानी जो है वो टॉप से फ्लो होके नीचे सीप करके कहाँ चला जाता है? अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड वाटर में। गुड। और अंडरग्राउंड वाटर फिर उससे पल्यूट होता है, अंडरग्राउंड वाटर पल्यूट होता है। तो इस लैंडफिल के आसपास का जितना एरिया होता है वो उसका सारा अंडरग्राउंड वाटर जो है वो टॉक्सिक होता है, उसमें सब में केमिकल्स मिक्स्ड होते हैं। और ये इतने ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, आप समझ ही सकते हैं कि इसमें सारा वेस्ट है, हॉस्पिटल का वेस्ट है, घरों का वेस्ट है, केमिकल लैब्स का वेस्ट है, सब जगहों का वेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आसपास के जितना एरिया होता है वहां पे पानी पीने लायक नहीं होता, ठीक है। ओके। तो ये बात हो गई लैंडफिल की। नेक्स्ट हम बात करें रिसाइकलिंग की। रिसाइकलिंग के बारे में आपको पता होगा कि काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको रिसाइकलिंग करके हम दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पेपर हो गया, ठीक है, क्लॉथ हो गया, ठीक है, और मेटल्स हो गए, ठीक है, मेटल कैंस हो गए, एल्यूमिनियम के कैंस हो गए, और मेटल के प्रोडक्ट्स हो गए जनरली। तो इन सब, प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है, ठीक। तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको अलग अलग तरीके से रिसाइकिल करके इनका अलग अलग पर्पस में यूज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आजकल आपने देखा होगा एक नई रिसर्च हुई है जिससे प्लास्टिक रोड्स बनाई जा रही है, नाम सुना है? ऐसा सुना है। हाँ, प्लास्टिक रोड्स बनाई जा रही है। तो उसमें क्या होता है कि जो प्लास्टिक है, घरों से प्लास्टिक कलेक्ट करके, बेसिकली बैंगलोर में शुरू किया था ये प्रोजेक्ट, और फिर उसके बाद जो है अभी भी ये मतलब बहुत बड़े स्केल पे कॉमर्शियल यूज में नहीं आया है, अभी ये अंडर रिसर्च ही है, ये प्रोजेक्ट चलता रहता है। काफी किलोमीटर्स की रोड बनी है प्लास्टिक की, बट मतलब कॉमर्शियली यूज पे नहीं है, ठीक है, अभी भी अंडर रिसर्च है ये चीज, ठीक, एक्सटेंसिव यूज नहीं हो रहा है अभी इसका। तो प्लास्टिक रोड्स में क्या होता है कि जो प्लास्टिक है उसको यूज करके जो एक मटेरियल बनाया जाता है, दैट इज नोन एज बिट्यूमेन। बिट्यूमेन, तो ये रोड के कंस्ट्रक्शन में काम आता है। तो बिट्यूमेन में प्लास्टिक को मिक्स किया जाता है और फिर उससे प्लास्टिक रोड बनाई जाती है। इससे जो प्लास्टिक रोड बनती है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो जो नॉर्मल चारकोल रोड जो होती है उससे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। बट जिस चीज पे स्टडी की जा रही है वो ये स्टडी की जा रही है कि इससे कोई एनवायरमेंटल इफेक्ट तो नहीं होगा, कोई एनवायरमेंटल हार्म तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब प्लास्टिक की रोड है तो इससे क्या होगा, जब रेन होगी तो पानी जो है वॉश होके साइड्स में आएगा, ठीक है। तो उससे वो प्लास्टिक उसमें ऐड ना हो, ठीक है। अगर प्लास्टिक ऐड हो जाएगी तो क्या होगा, वो सारा पानी जो है वो प्लास्टिक के साथ इंक्लूडेड होगा, वो माइक्रो प्लास्टिक उसमें एडेड होगी, ठीक। तो इस चीज की स्टडी चल रही है। बाकी काफी जगहों पे रिसाइकलिंग करके प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मैन्योर, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होगा कि विलेजेस वगैरह में बायोगैस प्लांट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। और उनमें क्या होता है कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो बायोगैस प्लांट में डंप कर दिया जाता है, ठीक। जैसे काउडंग वगैरह हो गया, और जनरली काउडंग, ठीक है, और बाकी भी कुछ वेस्ट होता है, वेजिटेबल पील्स वगैरह हो गए, तो वो सब बायोगैस प्लांट में डंप कर दिया जाता है। और उसमें कुछ हम कह सकते हैं मॉइस्चर के लिए पानी डाल दिया जाता है, और वहां पे खुद माइक्रोब्स वगैरह की ग्रोथ होती है, और वो माइक्रोब्स जो है वो उसको कंज्यूम करते हैं, और माइक्रोब्स जब फीड करते हैं काउडंग वगैरह पे तो वो एक गैस प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज मीथेन गैस, CH4, मीथेन गैस। तो मीथेन गैस जो प्रोड्यूस होती है वो मीथेन गैस यूज होती है एज अ फ्यूल, ठीक। तो बायोगैस प्लांट से मीथेन गैस को ऑब्टेन किया जा सकता है, और ये बिल्कुल कंप्लीटली फ्री प्रोसेस है, कंप्लीटली फ्री प्रोसेस है, ठीक। उसके बाद कुछ जो मटेरियल बच जाता है, जो बायोगैस प्लांट में मटेरियल बच जाता है जो डिकम्पोज नहीं हो पाता, वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो इसके दोनों बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट देखें, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। ये भी मैंने आपको बता दिया अभी शुरुआत में कि किस तरीके से हम अपने हाउस होल्ड ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोस्ट में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इंसेनरेशन। इंसेनरेशन क्या होता है, ये आपको दिख रहा है, एक प्लांट दिख रहा है, ये एक प्लांट दिख रहा है आपको। Yes, sir. तो ये क्या है, इंसेनरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें वेस्ट को आग लगा दी जाती है, ठीक है, उसको जला दिया जाता है वेस्ट को फर्नेस में। बट ये क्या है, प्रॉपर तरीके से इसको किया जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं किया जाता जैसे आपने देखा होगा कि रोड के साइड में आग लगा देते हैं, ठीक है, वेस्ट लिया डंप कर दिया, उसमें सब में वेस्ट में आग लगा दी, वो हार्मफुल है। क्यों? उसमें क्या होता है, जो हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे
प्लास्टिक वगैरह है, प्लास्टिक को अगर बर्न करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं, ठीक है। और अगर वो रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं, ठीक है, और कोई रेगुलरली कोई इंडिविजुअल है, किसी का घर है आसपास, उनके घर में वो धुआं जा रहा है, वो उसको इनहेल कर रहे हैं, तो उससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो जैसे वायर है, बहुत सारे वेस्ट होते हैं, जैसे प्लास्टिक वायर है, ठीक है, प्लास्टिक के अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, पॉलीथीन बैग्स वगैरह है, इन सबको डायरेक्टली एनवायरनमेंट में नहीं जलाना चाहिए, उससे एटमॉस्फेयर पॉल्यूट होता है। तो उसका प्रोसेस क्या है, सही तरीका क्या है, इंसेनरेशन, ठीक है। तो एक इंसेनरेशन फर्नेस होती है जहाँ पे वेस्ट डाल के उसमें आग लगा दी जाती है। देन क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट क्या है, प्लांट होते हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, पता होगा आपको, बड़े बड़े प्लांट होते हैं जहाँ पे सीवेज जो है घरों से आता है, उसमें अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन किस तरीके से होता है, उसमें एक जाली लगा दी जाती है जिसमें जितना भी जो बड़ा वेस्ट है, ठीक है, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बड़े बड़े वेस्ट हैं, उनको सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कैंस हो गए, पैकेट्स के रैपर्स हो गए, ठीक है, और भी कोई बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है जो साथ में सीवेज में जा रहा है, तो वो सेपरेट हो जाता है। जो वाटर है, ठीक है, जो कैनाल्स के थ्रू वाटर आया है, ठीक है, वो वाटर आगे पास ऑन होता है। फिर उस वाटर में अलग अलग प्रोसेसेस करवाए जाते हैं, अलग अलग माइक्रोब्स की ग्रोथ करवा के उसमें डिकम्पोजिशन करवाया जाता है, और फिर उस वाटर को फिल्टर करके उसको क्लीन वाटर बनाया जाता है, ठीक। तो ये बेसिक पर्पस होता है सीवेज ट्रीटमेंट का, कि जो सीवेज आ रहा है, इंसेनरेशन में पोल्यूशन नहीं निकलता क्या? किसमें, इंसेनरेशन इंसेनरेशन में पोल्यूशन होता है, बट इंसेनरेशन में काफी कंट्रोल्ड है। क्यों, ये जो फर्नेस है, इसकी जो चिमनी है, इसमें काफी सारे इस तरीके के हम कह सकते हैं फिल्टर वगैरह मौजूद होते हैं जो हार्मफुल गैसेस को रिलीज नहीं होने देते, ठीक है। काफी सारे हार्मफुल जो मटेरियल है वो एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाते, उनको यहाँ पे कंटेन कर लिया जाता है, ठीक है। ये एक हम कह सकते हैं एक क्या है, एक शॉर्ट हम कह सकते हैं चिमनी है। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे जो बड़ी बड़ी चिमनीज बड़े बड़े प्लांट्स में लगी होती हैं, उनमें भी सेम प्रोसीजर हो रहा था। उनकी भी चिमनीज में जो वेस्ट बर्न हो जाता है, फ्यूम्स जो होते हैं, हार्मफुल फ्यूम्स, उनको ट्रैप कर लिया जाता है, उनको एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं किया जाता, ठीक। तो ये उसी का एक एग्जाम्पल, एक छोटा एग्जाम्पल है उसी चीज का, ठीक। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, जैसे देख सकते हैं, ये एक लैंडफिल है, ये रिसाइकलिंग प्लांट है, ठीक है, ये बायोगैस प्लांट है, ये कंपोस्ट बनाई गई है, ठीक है, ये इंसिनरेटर है, ठीक। तो ये कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट थी आपके चैप्टर से रिलेटेड। सर थोड़ा सा कंपोस्ट रिपीट कर दीजिए। कंपोस्ट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, कंपोस्ट में क्या होता है कि एक पिट बनाई जाती है, जैसे यहाँ पे आप देख रही हैं, एक पिट बनाई जाती है, एक गड्ढा किया जाता है, उसमें सारा जो हाउस होल्ड वेस्ट वगैरह है वो डाल दिया जाता है, ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल का वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट डाला जाता है। और फिर उसमें जो है आप ऊपर से सॉइल डाल दी, मिट्टी डाल दी, और फिर उसमें मॉइस्चर के लिए थोड़ा पानी डाल सकते हैं, ठीक है, और फिर उसको छोड़ दिया जाता है। काफी टाइम बाद क्या होता है कि वो अगेन जो चीजें हैं वो सब मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती हैं, सॉइल में ही कन्वर्ट हो जाती है वापस। अब वो जो सॉइल होती है वो काफी न्यूट्रिशियस होती है, न्यूट्रिएंट कंटेंट उसका काफी ज्यादा होता है, उसको यूज किया जा सकता है प्लांट्स में एज मैन्योर, ठीक है। तो वो जो सॉइल बनती है उसको कंपोस्ट कहते हैं, और उसको यूज किया जा सकता है एज मैन्योर। इसी प्रोसेस को कंपोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है, अलग अलग इसके प्रोसीजर्स हैं, और अल्टीमेट जो इसका रिजल्ट है दैट इज क्लीन वाटर, ठीक है। कोई डाउट किसी का, यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, नो सर। ठीक। तो क्लास एंड करते हैं यहाँ पे। सर सर, जैसे- बायोलॉजी में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं क्या, कि फिगर दे दिया और बताया, पूछ रहे हैं कि ये पार्ट बताओ। फिगर के क्वेश्चंस कम ही आते हैं, ठीक है, फिगर के क्वेश्चंस कम ही आते हैं, बट ये कंफर्म ना समझें आपके फिगर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, आ सकते हैं फिगर के क्वेश्चन। नो सर, नहीं आते। हाँ, पहले आया करते थे क्वेश्चंस हैं कुछ,
पुराने, बट ये कि आ सकते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि ना आए बिल्कुल, ठीक है, Yes, बट sir. चांसेस कम है कि फिगर वाले क्वेश्चन आए, चांसेस कम है उसके, Okay, sir. ठीक है, क्योंकि रिसेंट पैटर्न में तो नहीं आए फिगर के क्वेश्चंस, ठीक है भाई, Okay, sir. ठीक है, तो क्लास एंड करते हैं यहाँ पे, चलो, वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।